एवरीवन, आज हम फिर से एक नए चैप्टर साथ हाजिर हैं। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 75 पिट्यूटरी हार्मोन्स एंड दे आर कंट्रोल बाय द हाइपोथैलेमस। ये बहुत ही इजी सा चैप्टर है, तो हम जल्दी से फटाफट इसको होपफुली 2 पार्ट्स में कंप्लीट कर लेंगे। अच्छा, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड क्या होता है? उसको हम पिट्यूटरी ग्लैंड को हम हाइपोफाइसिस भी कहते हैं। इसके 2 पार्ट्स होते हैं, एंटीरियर एंड पोस्टीरियर। एंटीरियर को हम एडिनो हाइपोफाइसिस कहते हैं और पोस्टीरियर को हम कहते हैं न्यूरो हाइपोफाइसिस। क्यों, ये हम आगे जाकर पढ़ेंगे। और बीच में इनकी स्मॉल रिलेटिवली वेस्कुलर जोन होता है जो हम पार्स इंटरमीडिया कहते हैं, जो हमारे इतने काम का नहीं होता। अच्छा, अब हम ये पढ़ें कि एम्ब्रियोलॉजिकली मतलब कि कैसे ड्राइव होते हैं। तो एंटीरियर जो पिट्यूटरी होता है वो रैट के पाउच से ड्राइव होता है, और जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी होता है वो हाइपोथैलेमस के जो न्यूरल टिश्यू होता है उससे बना होता है। सही है। अब हार्मोन्स क्या क्या हैं एंटीरियर पिट्यूटरी एंड पोस्टीरियर पिट्यूटरी के? ये हमारे पास हार्मोन्स हैं और सेल्स। तो सेल्स, ये सेल्स होते हैं और ये वाले हार्मोन्स होते हैं। ग्रोथ हार्मोन्स होता है, एडिनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन होता है, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन होता है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन एंड प्रोलैक्टिन। और इनके ये सेल्स होते हैं कि इनसे ये स्टोर होते हैं इनमें और इनसे ही ये रिलीज़ होते हैं। इनकी सब बॉडी ये है जो हम आगे पढ़ेंगे, इनके फंक्शन सारे हम आगे पढ़ेंगे। सही है। अब पोस्टीरियर पिट्यूटरी के हमारे पास सिर्फ 2 हार्मोन्स हैं, एंटीडायोटिक हार्मोन एंड ऑक्सीटोसिन, जो हम आगे अभी पढ़ेंगे डिटेल में। अच्छा, अब यहाँ हमें बताया गया है कि जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी है वो उसकी जो वो आती हैं सिक्रीशंस आती हैं, वो कैसे आती हैं? बॉडीज ऑफ द सेल्स दैट सिक्रीट पिट्यूटरी हार्मोन आर नॉट लोकेटेड इन द पिट्यूटरी। मतलब कि जो हार्मोन्स पोस्टीरियर पिट्यूटरी से आते हैं वो पोस्टीरियर पिट्यूटरी में से नहीं बनते, वो जब बनते हैं हाइपोथैलेमस में। और हाइपोथैलेमस के जो सुप्रा ऑप्टिक एंड पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियाई होते हैं हाइपोथैलेमस में, उसमें बनते हैं। और वहाँ से फिर वो नर्व फाइबर्स के ज़रिए, न्यूरॉन के नर्व फाइबर्स के ज़रिए वो पोस्टीरियर पिट्यूटरी में आकर रिलीज़ हो जाते हैं। जैसे कि इस डायग्राम में देख रहे हैं आप लोग, ये एंटीरियर पिट्यूटरी है और ये पोस्टीरियर पिट्यूटरी है। तो पोस्टीरियर पिट्यूटरी में हाइपोथैलेमस में जो सेल वो होंगे, सेल न्यूक्लियस होंगे, वहाँ से बनकर नर्व फाइबर के जरिए पोस्टीरियर पिट्यूटरी में आकर रुक जाएंगे। और जो एंटीरियर पिट्यूटरी के हार्मोन से होते हैं वो ये होता है ब्लड वेसल्स होती हैं, जिनको कहते हैं हाइपोथैलेमिक हाइपोफाइजियल पोर्टल वेसल्स होती हैं। इनमें इनके थ्रू ट्रांसपोर्ट करती है एंटीरियर पिट्यूटरी के में। अच्छा, अब जो हाइपोथैलेमस से कोई तो वो आएगा ना स्टिमुलस, किस ज़रिए, मतलब किस तरीके से वो एंटीरियर पिट्यूटरी में आती है। तो वो होते हैं हाइपोथैलेमिक रिलीजिंग एंड इनहिबिटिंग हार्मोन्स। तो वो पहले हाइपोथैलेमस से रिलीज़ होते हैं, फिर एंटीरियर पिट्यूटरी से जो हार्मोन्स होते हैं वो जाके रिलीज़ होते हैं और टारगेटेड ऑर्गन तक जाते हैं। सही है। इसी तरह हाइपोथैलेमस से जब नर्व सिग्नल्स आएंगे तो जब ही पोस्टीरियर पिट्यूटरी से हार्मोन्स रिलीज़ होंगे, उसके अलावा रिलीज़ नहीं होंगे। अब जो हमने बात करी कि रिलीजिंग एंड इनहिबिटिंग हार्मोन्स होते हैं एंटीरियर पिट्यूटरी के लिए, तो हम वो कौन कौन से होते हैं उनके हम नाम देखेंगे। वो होते हैं ये थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, कॉर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटरी हार्मोन एंड प्रोलैक्टिन इनहिबिटरी हार्मोन। जब ये रिलीज़ होंगे हाइपोथैलेमस से, जब ही जाके एंटीरियर पिट्यूटरी से हार्मोन्स रिलीज़ हो सकते हैं, वरना नहीं हो सकते। सही है। ये रेगुलेट करते हैं एंटीरियर पिट्यूटरी के हार्मोन से। और नर्व सिग्नल्स जो होते हैं वो रेगुलेट करते हैं पोस्टीरियर पिट्यूटरी के हार्मोन्स को। सही है। अब हम जो जितने भी हार्मोन्स हैं हम उनको आगे फर्दर चैप्टर्स में पढ़ेंगे, लेकिन सिर्फ ग्रोथ हार्मोन का हमारे पास यहाँ बताया गया है। हमारे पास ये दी गई है, यहाँ फिजियोलॉजिकल फंक्शंस दिए गए हैं। अच्छा, तो बताया गया है ग्रोथ हार्मोन हमारे बॉडी के सिर्फ किसी एक बॉडी के पार्ट को नहीं काम कर पाता, बहुत सारे हर बॉडी के तकरीबन हर पार्ट की ही ग्रोथ करवाता है ये ग्रोथ हार्मोन हमारे पास। सही है। कैसे करवाता है? इंक्रीज साइज करवाता है सेल का, इंक्रीज माइटोसिस करवाता है, डेवलपमेंट ऑफ ग्रेट नंबर्स ऑफ सेल्स करवाता है, एंड स्पेसिफिक डिफरेंशिएशन ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स करवाता है।
सही है, सच एज बोन ग्रोथ एंड एल्डी मसल्स, ये सब काम करता है, इसको हम डिटेल में भी पढ़ेंगे। अच्छा, इसके मेटाबॉलिक फंक्शंस हम सबसे पहले पढ़ लेते हैं क्या होते हैं। एक तो सबसे पहले ये इंक्रीज प्रोटीन सिंथेसिस करवाता है। इसके साथ ही साथ ये इंक्रीज मोबिलाइजेशन ऑफ फैटी एसिड करवाता है और डिक्रीज रेट ऑफ ग्लूकोज यूटिलाइजेशन थ्रू आउट द बॉडी करवाता है। अब ये तीनों काम ही कैसे करवाता है, जब ये हम बात कर रहे हैं प्रमोट प्रोटीन मतलब इंक्रीज रेट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस कैसे करवा रहा है। एक तो ये करवा रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा अमाइनो एसिड्स को सेल मेम्ब्रेन के अंदर, सेल के अंदर डाल रहा है ताकि प्रोटीन की ज़्यादा से ज़्यादा फॉर्मेशन हो। दूसरा, ये ट्रांसलेशन को इंक्रीज़ करवा रहा है। तीसरा, ये ट्रांसक्रिप्शन को इंक्रीज़ करवा रहा है। और चौथा, ये कैटाबॉलिज्म को डिक्रीज़ करवा रहा है। ये मतलब 4 पॉइंट्स हो गए इसके प्रोटीन सिंथेसिस के इंक्रीज़ के। एक, अमाइनो एसिड को ट्रांसपोर्ट इंक्रीज़ करवा रहा है। सेकंड, ट्रांसलेशन इंक्रीज़ करवा रहा है। थर्ड, ट्रांसक्रिप्शन को इंक्रीज़ करवा रहा है। और फोर्थ, कैटाबॉलिज्म को डिक्रीज़ करवा रहा है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा टूटे नहीं बल्कि बढ़ता जाए। सही है। अब हम फैट्स की बात करें तो फैट्स का क्या होता है कि जहाँ फैट्स स्टोर्ड होते हैं एडिपोज टिश्यू में, लिवर मसल्स वगैरह में, ये जो ग्रोथ हार्मोन होता है वहाँ से इनको रिलीज़ करवा के फैटी एसिड बनाकर इसको एसिटाइल कोए में कन्वर्ट करता है और इसको एज अ एनर्जी यूज़ करता है ग्रोथ हार्मोन। सही है, ताकि प्रोटीन्स यूज़ ना हो, प्रोटीन स्टोर करता जाता है और फैट्स यूज़ करता जाता है। इसी तरह कार्बोहाइड्रेट की यूटिलाइजेशन कैसे होती है। कार्बोहाइड्रेट कैसे होती है कि एक तो डिक्रीज ग्लूकोज अपटेक इन टिश्यूज सच एज स्केलेटल मसल, डिक्रीज कर देता है ग्लूकोज की अपटेक टिश्यूज़ में। सही है। सेकंड, इंक्रीज प्रोडक्शन ऑफ ग्लूकोज मतलब ग्लूकोनियोजेनेसिस इंक्रीज करवा रहा है। थर्ड, इंक्रीज इंसुलिन सिक्रेशन मतलब कि इंसुलिन की रेजिस्टेंस करवा देता है जिसकी वजह से इंसुलिन की ज़्यादा से ज़्यादा रिलीज़ होती है और हमारे पास डायबिटोजेनिक होने का ख़तरा होता है। सही है, इंसुलिन रेजिस्टेंस करवा रहा होता है। अच्छा, अब इसके अलावा हमारे पास अब देख रहे हैं हम कि स्टिमुलेट कैसे करवाता है, कार्टिलेज एंड बोन की ग्रोथ कैसे करवाता है। हमारे पास ये बस 3 पॉइंट्स होते हैं। सबसे पहले के प्रोटीन की डिपोजिशन करवाता है बाय द कॉन्ड्रोसाइटिक एंड ऑस्टोजेनिक सेल्स दैट कॉज बोन। सबसे पहला ये जिस हमने पीछे पढ़ा था, प्रोटीन्स की डिपोजिशन करवा रहा है। सेकंड, रेट ऑफ रिप्रोडक्शन बढ़ा रहा है सेल्स की, मतलब सेल ज़्यादा से ज़्यादा प्रोड्यूस हो। थर्ड, क्या करता है कि कॉन्ड्रोसाइट्स को ऑस्टोजेनिक सेल्स में कन्वर्ट कर देता है ताकि न्यू बोन बन सके। सही, ये 3 पॉइंट्स हैं। पहला कि प्रोटीन की डिपोजिशन करवा रहा है, सेकंड रिप्रोडक्शन इंक्रीज़ करवा रहा है, और थर्ड क्या है, कन्वर्ट कर रहा है कॉन्ड्रोसाइट्स को ऑस्टोजेनिक सेल्स में। सही है। अब थर्ड, अब इसकी और क्या है। अच्छा, सबसे अमेजिंग बात यह है कि ग्रोथ हार्मोन का अपना काम कम है, लेकिन जो इसके सबस्ट्रेट होते हैं सोमेटोमेडिन्स या IGF-1 ये ज़्यादा काम करते हैं। वो कैसे करते हैं कि ग्रोथ हार्मोन जब रिलीज़ होता है तो लिवर सोमेटोमेडिन्स जो होते हैं या इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर 1 होता है जो आपने सुना होगा बहुत दफ़ा, इसको प्रोड्यूस करना शुरू कर देता है लिवर। और इस सोमेटोमेडिन्स का इंतहाई ज़्यादा काम होता है ग्रोथ हार्मोन्स के मुकाबले में। इस वजह से ग्रोथ हार्मोन्स थोड़ा कम काम करता है जबकि सोमेटोमेडिन्स ज़्यादा काम करते हैं। क्यों कैसे करते हैं, क्योंकि सोमेटोमेडिन्स की जो वो है हाफ लाइफ है वो बहुत ज़्यादा बड़ी है, इंक्रीज हाफ लाइफ है 20 आवर्स की। सही है। और वो बहुत ही स्ट्रांगली अटैच होता है किसी प्रोटीन से, इस वजह से वो ज़्यादा से ज़्यादा काम कर पाता है, जबकि जो ग्रोथ हार्मोन होता है उसकी हाफ लाइफ भी कम होती है और बहुत ही वीकली बाइंड करता है प्लाज्मा प्रोटीन से, जिस वजह से वो जल्दी से ख़त्म हो जाता है। अच्छा, अब ये है कि रेगुलेशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन सिक्रेशन, ग्रोथ हार्मोन किन वजूहात से रेगुलेट होता है। सबसे इसका इम्पोर्टेंट जो है पॉइंट वो है प्रोटीन डिप्लीशन। जब भी प्रोटीन की डिप्लेशन होगी ग्रोथ हार्मोन इंक्रीज़ हो जाएगा और वो काम करने लगा। इसके अलावा और बहुत से फैक्टर्स हैं जो यहाँ पढ़ सकते हैं, डिक्रीज ब्लड ग्लूकोज, डिक्रीज फ्री एसिड, ये सब याद कर लेगा।
अच्छा, ये सारी एबनॉर्मेलिटीज़ हैं जो कि हम बाद में किसी और चैप्टर्स मेडिसिन वगैरह में पढ़ेंगे। अच्छा, अब हमारे पास हार्मोन्स आ गए हैं पोस्टीरियर पिट्यूटरी के, जो बहुत ही सिंपल है। पोस्टीरियर पिट्यूटरी के सेल्स को कहते हैं पिट्यूसाइड्स, जो कि इनमें एक मोस्टली एक ही सपोर्टिंग स्ट्रक्चर्स होते हैं, जो कि बल्बस नॉड्स होती हैं, जो हाइपोथैलेमस से नर्व्स आ रही होती हैं, उनके नीचे बल्बस नॉड्स होती हैं, इनको ही पिट्यूसाइड्स सपोर्ट करते हैं। सही है। अब इन बल्बस नॉड्स में हार्मोन्स वगैरह होते हैं। हार्मोन्स कौन से होते हैं? एंटीडायरेटिक एंड ऑक्सीटोसिन। अब एंटीडाययूरेटिक जो होता है वो सुप्राऑप्टिक न्यूक्लिया में बनता है, और ऑक्सीटोसिन जो है वो पेरापेंटिकुलर न्यूक्लियस बनता है, जो कि हमने ही पढ़े थे, हाइपोथैलेमस के होते हैं। सही है। अब एंटीडाययूरेटिक हार्मोन हमें सबको पता है कि क्या करता है। वो क्या करता है कि वो एंटीडाययूरेटिक है, और वो वाटर को एक्सक्रीट होने से रोकता है। कि मतलब किसी भी ऐसी कंडीशन में जब हमारे पास हाइपोवॉलीमिया हो गया है, तो वो वाटर को कम एक्सक्रीट करवाएगा और इंक्रीज रीएब्जॉर्प्शन करवाएगा वाटर की। सही, एंटीडाययूरेटिक हार्मोन। सही। अब वो कैसे करता है? वो ऐसे करता है कि जब भी when ADH acts on the cell, it first combines with membrane receptor that activate। जब ADH जाके अटैच हुआ किसी मेम्ब्रेन से सेल की, सही है, फिर वो क्या करेगा? एडिनाइलिन साइक्लेज जो होता है उसको एक्टिवेट करेगा, जिसकी वजह से CMP जो है उसकी फॉर्मेशन होगी। दिस कॉजेज फॉस्फोराइलेशन ऑफ एलिमेंट, उसकी फॉस्फोराइलेशन होगी स्पेशल वेसिकल्स की, और जो स्पेशल वेसिकल्स हैं वो जाके सेल मेम्ब्रेन में ऐसे जाके अटैच हो जाएंगी, और वो एक रास्ता बना देंगी पानी के आने जाने का। इस तरह से ADH एक्ट करता है हमारे पास कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स एंड डक्ट्स पर, जो कि वाटर की रीअब्जॉर्प्शन में हेल्प करती हैं। अच्छा, अब हम रेगुलेशन की अगर बात करें, तो रेगुलेशन की सबसे बड़ी जो है वो है ऑस्मोलैरिटी। हमारी जो हाइपोथैलेमस होता है उसमें होते हैं ऑस्मो रिसेप्टर, जैसे कि आपको पता है ऑस्मो रिसेप्टर्स होते हैं। सही है, हाइपोथैलेमस के करीब। अब जब भी हमारे पास ECF की, हमारे पास फ्लूइड की ऑस्मोलैरिटी चेंज हो गया, अगर बहुत ज़्यादा वो हो गया, हाइपरटोनिक हो गया, तो क्या होगा? ऑस्मो रिसेप्टर्स डिटेक्ट कर लेंगे कि भाई ये बहुत ज़्यादा, इसमें बहुत ज़्यादा सॉल्ट हो गया है, बहुत ज़्यादा कंसनट्रेटेड हो गया, तो फ़ौरन से हाइपोथैलेमस सिग्नल्स भेजेगा पोस्टीरियर पिट्यूटरी का, और पोस्टीरियर पिट्यूटरी ADH रिलीज़ करके ये पूरा मैकेनिज्म करके वाटर की रीअब्जॉर्प्शन कर लेगा। सही है। इसी तरह हमारे पास 2-3 और होते हैं। एक तो है ये क्या करता है? आर्टीरियोल्स की कॉन्स्ट्रिक्शन भी करवाता है। सही है। इस वजह से इसको हम वेसोप्रेसिंग भी करते हैं। एक और जो है, इसका ब्लड वॉल्यूम जब डिक्रीज़ होगा तो ADH बहुत ज़्यादा रिलीज़ होगा। इसके अलावा जो हमारे पास स्ट्रेच रिसेप्टर्स होते हैं एट्रियम में, और बैरो रिसेप्टर्स होते हैं कैरोटिड, एओर्टिक एंड पल्मोनरी रीजन्स में, ये भी ADH की सिक्रीशन को स्टिमुलेट करते हैं, रेगुलेट करते हैं। सिंपली ये 2-3 नाम याद करें। अब हमारे पास है लास्ट हमारा टॉपिक ऑक्सीटॉक्सिक हार्मोन। ऑक्सीटॉक्सिन अब हमारे पास क्या करता है? हमारे पास मोस्टली ऑक्सीटॉक्सिन 2 काम करता है। एक तो कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करता है प्रेग्नेंट यूट्रस के, और दूसरा मिल्क इंजेक्शन में। सही है। वो कैसे करता है कि जब भी हमारे पास वो हो रहा होता है, हमारे पास लेबर स्टार्ट हो गया है, तो जैसे जैसे सर्विक्स हमारे पास डायलेट करता जाएगा, वो सर्विक्स सिग्नल्स भेजेगा हमारे पास हाइपोथैलेमस को कि भाई डायलेट हो रहा हूँ मैं, और तुम हाइपोथैलेमस को तुम ना ऑक्सीटॉक्सिन रिलीज़ करो। तो फ़ौरन से हाइपोथैलेमस सिग्नल्स भेजेगा पिट्यूटरी को, और ऑक्सीटॉक्सिन रिलीज़ होकर यूट्रस पे एक्ट करेगा और उसकी कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करेगा। फिर दूसरा अब क्या है कि मिल्क इंजेक्शन में काम करता है। जैसे ही कोई भी सकलिंग होगी ब्रेस्ट पर, निपल्स वगैरह पे, तो फ़ौरन से सिग्नल्स जाएंगे हाइपोथैलेमस को, और वो रिलीज़ कर देगा ऑक्सीटॉक्सिन। इस तरह से मिल्क इंजेक्शन होगी, और इस फिनोमेना को कहते हैं हम मिल्क लेट डाउन और मिल्क इंजेक्शन फिनोमेना। सही है।
यहाँ हमारा टॉपिक ख़त्म हो गया। बहुत ही छोटा सा, बहुत ही आसान सा टॉपिक था। आई होप आपको समझ में आ गया। कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। अल्लाह हाफ़िज़।